नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सबसे बड़ी सियासी खबर खटीमा से लगातार 2 बार से विधायक पुष्कर सिंह धामी उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे के पूरे विधायक पहुंच चुके हैं। यहां पर यह जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में खुद पुष्कर सिंह धामी, जिन पर उत्तराखंड के 11वें सीएम के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, ताज सजना बस बाकी रह गया है, लेकिन उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। धामी चुनावी साल में प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और उनको काम करने के लिए मुश्किल से 5 महीने का ही वक्त मिलेगा और इन्हीं महीनों में उन्हें न केवल सरकार और संगठन में सामंजस्य बिठाना होगा, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है, बल्कि चुनाव की तैयारी भी करनी है। नाराज साथियों को मनाना है। राज्य की बेलगाम नौकरशाही को काबू में रखना भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेगा। कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी को भले ही काम करने के लिए सिर्फ 5 महीने मिले हों, लेकिन उन्हें जवाबदेही पूरे 5 साल के कार्यकाल की ही देनी होगी। 2022 में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की बड़ी चुनौती भी उनके सिर पर होगी। यानी कि चुनौतियों के अंबार के बीच उत्तराखंड के नए सीएम का काम आज पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, मजबूत कंधे है, क्योंकि युवा चेहरा है। तो ऐसे में कितनी मजबूती बीजेपी को प्रदेश में प्रदान करते हैं 2022 के चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि युवा का चयन ही इसीलिए किया गया ताकि जितने सियासी गणित भिड़ाए गए हैं विपक्षियों की तरफ से, उसको एक बार में धराशायी किया जा सके। ऐसे में सवाल ये है कि 2022 के लिए बड़ी जिम्मेदारी सबको कैसे साधेंगे धामी। ये सब शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल ये भी उठता है कि पहाड़ जैसी चुनौतियों से आखिर कैसे निपटेगी बीजेपी। कहीं बार बार, क्योंकि सामंजस्य बिठाना, ऐसे कई वरिष्ठ हैं जिनको दरकिनार कर एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है। बस कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे राज्यपाल बेबी रानी, जो कि पद गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी पुष्कर सिंह धामी को। बारिश की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम टाइमिंग में थोड़ा सा फेरबदल यहां देखने को मिला है, लेकिन नाराजगी की खबर जो आ रही थी आज सुबह से खूब सुर्खियों में थी। कहा यह भी जा रहा था, संभावना ऐसी थी और विपक्षी भी नजर इस बात पर बैठाए हुए थे कि वाकई कुछ ऐसा देखने को मिले कि दिन आज का रोचक बन जाए। वो ये कि विधायक कुछ इस बारिश की आड़ लेकर या तो ना पहुंचे या खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, राज्यपाल पहुंच चुकी हैं बेबी रानी, जो कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और पुष्कर सिंह धामी पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। दांव क्यों लगाया गया है ये भी आपको बताते हैं। एक तो कुमाऊं की उपेक्षा का आरोप लगातार बीजेपी पर। कौन होगा प्रदेश का 11वां चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, कल सामने आ गया और अब बस कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं, अपने आप को साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी तक सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। मात्र 2 बार विधायक बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ये दूसरा कार्यकाल उनका खटीमा से और अभी तक कोई मंत्रालय भी नहीं संभाला और ऐसे में बहुत बड़ा विश्वास, भरोसा उन पर जताया गया। इसका एक कारण ये भी कि एक तो युवा है, तेज तर्रार छवि रखते हैं और साथ ही बेदाग छवि भी रखते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सड़कों पर भी उतर चुके हैं, तो वो जो कनेक्ट होगा उसको भुनाने की कोशिश होगी। दूसरा, जो लगातार
आरोप लगता रहा बीजेपी के ऊपर कुमाऊं को लेकर के कि कुमाऊं की उपेक्षा की जाती रही है, पहाड़ मैदान और हरीश रावत की काट। दरअसल ये वो समीकरण है, वो सियासी गोटियां हैं जिसको फिट किया गया है पुष्कर सिंह धामी के नाम के साथ। कुमाऊं क्षेत्र से ही आपको बता दें, जिनको संभावित चेहरा माना जा रहा, अभी से दिल्ली में दाम देखा जा रहा है हरीश रावत के लिए। आला कमान के सामने खुद वो भी लगाए हुए हैं जोर, तो ऐसे में अगली बार चेहरा हरीश रावत ही होंगे, कांग्रेस की तरफ से तय माना जा रहा है। तो उसका तोड़ भी पुष्कर सिंह धामी को कुमाऊं से ही आते हैं, उनको सामने समकक्ष खड़ा कर उसका तोड़ भी निकालने की कोशिश की गई। और चलिए इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासी गोटियां कितनी फिट बैठती हैं। ये जो पासा चला है बीजेपी ने, ये कितना पक्ष में जाएगा, फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि शपथ ग्रहण महज कुछ ही क्षणों में होने ही वाला है, मैं सीधा रुख करती हूँ राहुल प्रकाश का। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं। राहुल, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कौन कौन से विधायक पहुंचे हुए हैं? क्या कोई ऐसा भी है नहीं पहुंचा? क्या जानकारी है अभी इस वक्त की तस्वीर बताइए। देखिए, इस वक्त की ताज़ा तस्वीर है कि मंच से अभी कुछ ही देर बाद जो शपथ ग्रहण है वो शुरू होगा। और जो तस्वीरें जिस तरीके से हम बातें कर रहे थे कल से और सुबह से कि जो नाराजगी जिन विधायकों की थी, जिन नेताओं की थी, जो बात की जा रही थी, वो तमाम मंच के पास मौजूद हैं। यानी सतपाल जी महाराज की बात करें या जो अन्य नाम थे, वो तमाम इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जो कैबिनेट की बात है, शपथ ग्रहण के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसको क्या मिलता है। लेकिन ये जरूर है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा अब तक। हालांकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि नंबर 1, 2 ये पोजीशन भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो यही है कि मंच के ठीक सामने की ये तस्वीर है, जहां तमाम, आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देखें, तमाम कार्यकर्ता यहां इस वक्त मौजूद हैं और खुद तमाम जो पूरे विधायक हैं वो मंच के ठीक सामने हैं। और कुछ ही देर बाद ये जो शपथ का प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि जो राज्यपाल हैं वो मौजूद हैं और जो अब शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यानी तस्वीर यही है कि इस वक्त जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से कल से और सुबह के दौर से जो अटकलें लग रही थी उसको विराम मिलने वाला है। और जो मंच है, मंच से शपथ होगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम तय होगा, क्योंकि अब तक की तस्वीर में यही था कि क्या होने वाला है, लेकिन अब तय है। और ये सीधे यहीं से वो तस्वीरें हैं जो गवाह बनेगा उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का। जी, जब नए चेहरे को मौका मिलता है राहुल, जाहिर तौर पर खुद भी युवा है, अपने हिसाब की एक टीम भी उनके दिमाग में जरूर रही होगी, लेकिन नाराजगी शायद उसको देखते हुए, क्या ये कारण है कि अभी कोई छेड़छाड़, किसी प्रकार का रिस्क नहीं, और जो आला कमान की तरफ से निर्देश आया है ठीक उसी तर्ज पर इस वक्त चल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी? देखिए, जो सुबह की अटकलें थी, जो हम सुबह से लगातार इसको कवर कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आ रही थी। नाराजगी, बैठकों का दौर, मैनेजमेंट, आला कमान संपर्क में, इस तरह की चीज़ें थी कि वो युवा चेहरे हैं, युवा यहाँ नज़र, आप आवाज़ सुन रहे होंगे मेरे पीछे, तो आवाज़ जो आ रही है वो आवाज़ सिर्फ ये जिस तरीके से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये युवा चेहरा है, युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यही वजह है कि उनका जो लोकप्रिय होना युवाओं में काफ़ी है। एक ये मकसद, दूसरी तरफ बड़ों को कैसे साथ रखना है, जिस तरीके से वो लगातार आशीर्वाद लेते हुए सुबह से जा रहे थे तमाम बड़े नेताओं में, और जिस तरीके के बड़े नेताओं में नाराजगी थी, लेकिन वो ऑन कैमरा नाराजगी जाहिर नहीं करी। उन्होंने कहा हम शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, और यहाँ देखा भी जा रहा है तमाम। राहुल से संपर्क टूट गया। राहुल पहले बता भी रहे थे, क्योंकि इस प्रकार का मौसम है वहां पर कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो रही है साधने में, लेकिन हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राहुल फिर जुड़ गए हमारे साथ। राहुल, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? थोड़ा वक्त लिया जा रहा है, वहां पर खुद पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल भी पहुंच चुकी हैं, अभी किस बात का इंतजार हो रहा है? बस देखिए, कुछ ही पल का इंतजार है, शुरू होने का ही वक्त है। लेकिन जो आप यहाँ देखें कार्यकर्ताओं में जो जोश हैं, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मंच है, मंच के ठीक सामने तमाम जो आला नेता है वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो नज़र आप नजाएंगे देखेंगे तो तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो अपने युवा चेहरे के साथ, यानी उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं, जो जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, युवा चेहरे को जो मौका मिला उस युवा को यहाँ एक कार्यकर्ताओं के जोश में देखा जा रहा है। क्योंकि तस्वीर वही है, अटकलों के बाद विराम
और अब शपथ और एक नया कार्यक्रम जो आगे को ले जाएगा, उत्तराखंड को एक नई तस्वीर को ले जाएगा, दिखाएगा। क्योंकि कई मुद्दे थे जिसकी चर्चा हमने कल उनसे जब इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा भी था कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं और आगे किस तरीके से ले जाएंगे। नाराजगी की बात भी की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम सरकार के पुराने कार्यक्रम थे उनको आगे बढ़ाएंगे। महज कुछ ही दिन बचे हैं, अगला चुनाव आने वाला है, तो उसमें चेहरा, एक युवा चेहरा, वो एक बड़ा अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। क्योंकि वरिष्ठों को दरकिनार नहीं करना, उनको साथ लेके चलना है, उसी के तर्ज पे आगे भी काम करना है। तो यही एक तस्वीर है फिलहाल वहां पर राहुल बैठे हुए हैं। और सतपाल महाराज की सुबह भी मैंने एक तस्वीर देखी, जब पहुंचे थे बुके लेकर के पुष्कर सिंह धामी मिलने के लिए, तो उनके चेहरे पर बिल्कुल रत्ती भर थोड़ी भी एक जो गुंजाइश होती है थोड़ी स्माइल की, वो भी नहीं देखने को मिल रही थी। अब ये किस प्रकार जानकार विशेषज्ञ रीड करते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त मैं वापस राहुल आपके पास आऊं। मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नेहा जोशी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से, प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। सब पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल सर यही, आज जिस तस्वीर का अभी मैं जिक्र कर रही थी, अभी भी क्योंकि एक झलक हमने देखा, वहां पे सतपाल महाराज नजर आए और बिल्कुल चेहरे पर कोई भाव ही नहीं, ऐसा लगता है एक शायद तनाव है चेहरे पर। इन स्थितियों में पुष्कर सिंह धामी के लिए आगे 7-8 महीने खींचना इस पूरे कार्यकाल को और सबको साथ लेकर के, क्या ये चुनौतियों भरा ताज, कांटों भरा ताज साबित होने वाला है? और कितने काबिल नजर आते हैं फिर इसमें निकलने के लिए आपको पुष्कर सिंह धामी? देखिए, उनकी प्रशासनिक काबिलियत तो अभी किसी ने देखी नहीं है, वो तो उन्हें साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो सही है कि असंतोष है, नाराजगी है, खासतौर से सतपाल महाराज को जरूर होगी, क्योंकि वो दूसरी या तीसरी बार ऐसा मौका आया है जब उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बनी और वो नहीं बन पाए। तो इसलिए उनकी नाराजगी तो बड़ी स्वाभाविक है जी। लेकिन पार्टी हाईकमान की नजर में अगर सीनियर्स में से किसी और को देते तो ये नाराजगी शायद और ज्यादा होती। पुष्कर सिंह धामी सबसे जूनियर है, चूंकि युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, तो उनको देने से नाराजगी कम तो नहीं होगी, लेकिन इतना तो निश्चित है, सबको समझ में आ रहा है कि इस समय नाराजगी दिखाने के लिए एक संतुलन की जरूरत है। संतुलन की जरूरत इसलिए है कि मान लीजिए ये परिवर्तन अगर 2 साल पहले 3 साल पहले होता तो स्थिति दूसरी होती। चुनाव होने वाले हैं 7-8 महीने में, तो सबको ये भी चिंता है कि मंत्री मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब चुनाव जीत कर आएंगे। और दूसरी बात, पार्टी चुनाव में टिकट देगी कि नहीं। एक सीमा के बाद अगर आपने नाराजगी दिखाई और आपका टिकट कट गया तो आगे की राजनीति आपकी प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये नाराजगी रहेगी। अगर पुष्कर सिंह धामी सबको साथ लेकर चलने में कामयाब होते हैं तो उसका असर होगा, लेकिन अगर असंतोष रहता है किसी भी पार्टी में तो उसका असर सरकार के कामकाज पर और संगठन के कामकाज पर, दोनों पर पड़ता है। तो ये नाराजगी वो कितनी जल्दी दूर कर पाते हैं, कैसे सबको साथ ले पाते हैं, उनके लिए प्रशासन से पहले ये बड़ी चुनौती है। सर, नाराजगी रहेगी, लेकिन क्या हावी भी रहेगी? बड़ा सवाल ये है। अब देखिए, वो निर्भर करता है कि किस तरह से अपने को कंडक्ट करते हैं पुष्कर सिंह धामी। अगर वो लोगों को मनाने में कामयाब होते हैं, साथ लेने में कामयाब होते हैं, या आश्वासन दिलाने में कामयाब होते हैं कि उनके सम्मान की रक्षा होगी, उनका जो कद है उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार होगा, तो शायद कामयाब हो भी सकते हैं। लेकिन अभी उनकी शपथ नहीं हुई है, अभी से हम ये नहीं कह सकते कि नाकाम हो जाएंगे या कामयाब होंगे। अब वो कुछ दिन काम करें, उसके बाद अंदाजा लगेगा। मंत्रिमंडल का गठन हो, उसमें विभागों का बंटवारा हो, उससे कोई असंतोष बढ़ता है या उतना ही रहता है, ये सब चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि 1-2 महीने का समय लगेगा ये असेसमेंट करने में कि पुष्कर सिंह धामी किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा। और जैसा आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि पहले तो टिकट मिले, पहले तो चुनाव जीते, उसके बाद हम बनेंगे मंत्री, उसके बाद हम बनेंगे विधायक, ये तय होगा। और इसलिए शायद ये टाइमिंग, नेहा जोशी जी, ये टाइमिंग आप लोगों को इस वक्त जो खुलकर गुबार बाहर नहीं आ रहा उसमें मदद कर रही है। नमस्कार आशा जी। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा चेहरा है और एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेके युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक तक का सफर तय किया है। उम्र उनकी कम हो सकती है, अनुभव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन
संगठन के अंदर जो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है और सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी एक क्षमता वो पार्टी के अंदर प्रूव कर चुके हैं, वो इस सबको कहीं ना कहीं ट्रम्प करता है। और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ एक अनुशासन भी है जिसके लिए हमारी पार्टी जानी जाती है। कल जब से मुख्यमंत्री जी का ऐलान हुआ था उस समय से बहुत सारी अटकलें मीडिया में चल रही थी, नाराजगी की बातें चल रही थी, लेकिन आपने देखा कि अभी सारे हमारे जो आदरणीय मंत्री हैं वो सब शपथ ग्रहण के लिए वहां पर उपस्थित हैं, सब साथ खड़े हैं अपने युवा मुख्यमंत्री के। और आने वाले 6 महीने में मेरी ऐसी आशा है उत्तराखंडी होने के नाते भी कि एक ऐतिहासिक उनका ये 6 महीने का कार्यकाल रहेगा और इस 5 साल की उपलब्धियों को देकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो 2022 में एक बार फिर जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। ये साथ खड़े हैं, ये तो तब भी था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे, तब भी, लेकिन क्या हुआ आपने देखा। ये तब भी था जब चेहरा बदला, तीरथ सिंह रावत आए और फिर क्या हुआ ये भी हमने देखा। अब धामी साहब आए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है 70 में से 57 सीटें जीतने वाली पार्टी। ठीक है, मैं ये आगे सवाल जरूर रखूंगी। इस वक्त देखिए शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो गई है, सीधा रुख कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य तो पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया। उन्होंने ठीक 5:14 पर यह शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली है। शायद शुभ समय का भी और शुभ घड़ी का भी इंतजार किया जा रहा था कि सब कुछ वहां सब लोग पहुंचने के बावजूद थोड़ा सा और इंतजार किया गया और उसके बाद देखिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल कार्यकाल, ये जो 5 सालों की अवधि है बड़ी मुश्किल रही है भाजपा के लिए। एक स्थायित्व न दे पाना, एक के बाद एक चेहरे बदलना, तीसरे मुख्यमंत्री इस कार्यकाल की बात की जाए तो 11वें 21 सालों के भीतर 11वां चेहरा उत्तराखंड को मिला है और ऐसे में यह समझा जा सकता है प्रदेश पर इसका कितना भारी असर पड़ता है, विकास योजनाओं पर इसका कितना असर पड़ता है। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी कि चुनावी साल में उनसे चमत्कार की उम्मीद की जा रही होगी। सरकार संगठन में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं ये देखिए। अब सतपाल महाराज दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पर्यटन और सिंचाई मंत्री के रूप में आप अभी तक सतपाल महाराज को जानते थे और अब दूसरा बड़ा चेहरा ठीक पुष्कर सिंह धामी के बाद सतपाल महाराज ने शपथ ग्रहण किया है और अब तीसरी शपथ ग्रहण। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सुबोध उनियाल जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती रेखा आर्य जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री यतीश्वरानंद जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव के पहले का आखिरी दाम चल दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री इस कार्यकाल के तीसरे और उनके साथ कुल मिलाकर के 11 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मेरे साथ अगर राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़े हैं तो सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, ये 11 चेहरे क्या समीकरण एक तो नजर आ रहा है, दूसरा क्या ये पूरे रिपीटेड चेहरे हैं, पुराने मंत्रिमंडल के ही चेहरे हैं और पोर्टफोलियोज क्या होंगे इनके, उसमें परिवर्तन होगा इस बार या सेम एज इट इज रहने वाले हैं? तो देखिए, अब समापन हो गया है शपथ ग्रहण समारोह का। पुष्कर सिंह धामी नए प्रदेश के सीएम, इसके अलावा सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, स्वामी यतीश्वरानंद, इन सभी ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। राहुल प्रकाश का सीधा रुख कर रही हूं। राहुल, क्या ये वही रिपीटेड चेहरे हैं पिछले मंत्रिमंडल के और पोर्टफोलियोज में इस बार बदलाव होगा या एज इट इज बने रहेंगे जैसा पहले थे?
देखिए, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है, बदलाव वही नहीं है। और अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है 11 चेहरे, जो 11 चेहरे वही चेहरे हैं। और हालांकि पोर्टफोलियो की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है, जिस समीकरण की हम बात कर रहे थे, जिस अटकलों की हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो भी उसी आधार पर ही होगा। क्योंकि सतपाल महाराज सबसे पहले जिन्होंने मुख्यमंत्री के बाद शपथ ली है, उसके बाद हरक सिंह रावत हों, यशपाल आर्या हों, तमाम वो चेहरे थे जिनका नाम पहले चर्चाओं में था। और अब जिस तरीके की तस्वीर है, उसके साथ साफ है कि पुराना जो मंत्रिमंडल है वही रहेगा। पोर्टफोलियो क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो महज कुछ महीने बचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिस तरीके की तस्वीर देख रहे थे कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट, विकास की बात हो रही थी, उसको कैसे किया जाएगा पूरा, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो बड़ा देख कर दिया जाएगा। क्योंकि राहुल, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ और सुरेंद्र जी बस आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले एक कमेंट में प्रदीप जी आपसे लेना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें जो देखने को मिला है ब्राह्मण राजपूत ये इस प्रकार जितने चेहरों ने, और दूसरे नंबर पर सतपाल महाराज जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है आज, ये पूरा मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण, सर इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये जो आखिरी दाव है चुनाव के पहले, कैसा नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत ही कठिन जो है दौर होगा। ये 7-8 महीने का समय जो है उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उनको पहले से बनी बनाई एक टीम दी गई है। आप अगर क्रिकेट से थोड़ी तुलना करें तो आप समझिए कि एक टीम चुन ली गई, उसके बाद विराट कोहली को कहा गया कि अब आप कप्तान होंगे इसके। तो ये चलाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। और इसमें वरिष्ठ लोग हैं, उनसे सब जो भी हैं उनसे वरिष्ठ ही हैं। तो ऐसे में एक एडवांटेज भी है उनको और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि कोई ईगो क्लैश नहीं होगा। बराबर के लोगों में ईगो क्लैश बहुत होता है, लेकिन अगर वो सबसे जूनियर हैं और सबसे मिलते रहे हैं, सबका आशीर्वाद रहा होगा, उनको ये मानकर चलना चाहिए, तो निश्चित रूप से एक संभावना बन सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये फैसला देने में कि पुष्कर सिंह धामी सफल होंगे या नाकाम होंगे। उनका महीने 2 महीने का कामकाज देखने के बाद, देखिए 1-2 महीने में ही तीर्थ सिंह रावत का दिख गया कि इनके बस का नहीं है, ये नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। वो संवैधानिक जो बात कही जा रही है अड़चन की, वो एक बहाना बना, वो कोई बड़ा इशू नहीं था। क्योंकि कोशिश भी नहीं की बीजेपी ने। ये साफ तौर पर देखने को मिला कि उपचुनाव कराए जाए या नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी, पहले नंबर पर आप क्या रखेंगे? मार्किंग इस वक्त दीजिए आप। पहले नंबर पर ये अंदरूनी खींचतान आप रखना चाहेंगे, या आपके हिसाब से जो सियासी गणित, जो घेरने की कोशिश अगले चुनाव में की गई है, जो साफ नजर आ रहा है वो? आशा जी, उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समय देंगे। पहली चीज तो पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री बनने के लिए। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, तो और बधाई उन्हें। भाई, रही बात आपने जो बात कही, आप स्वयं ही और प्रदीप जी ने भी वही बात कही है। कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। तो सच बात यह है कि किरदार बदल देने से नाटक नहीं बदलता है। अब धामी जी आज बधाई के पात्र हैं, लेकिन 2-3 चीजें हम धामी जी से जरूर उम्मीद रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे। पहली चीज तो वो अपने घोषणा पत्र को पूरा पढ़ लें। अपने घोषणा पत्र को कम से कम, ये मुख्यमंत्री तो ऐसे हों जो घोषणा पत्र को पढ़ें और इसके बाद सम्यक डिसीजन ले। आदरणीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में लगभग 32,000 नौकरियां हम लोगों ने दी थी उत्तराखंड के उसको, और हमने ये फालतू वाली बात नहीं कि 3 लाख दे दी, 7 लाख दे दी। इन लोगों ने अभी तक 320 नौकरियां तक नहीं दी हैं। पूरी की पूरी जितनी परीक्षाएं कराई हैं सारी या तो अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं या भटकी हुई हैं। तो बेरोजगारी की दर आज की डेट में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। हम उम्मीद करेंगे धामी साहब बेरोजगारी पर कुछ काम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि धामी साहब, जो कुंभ मेले में व्याप्त अनियमितता हुई थी, जिस तरीके से लाखों के टेस्ट फर्जी कर दिए गए थे एक कंपनी के द्वारा, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो आरटीपीसीआर टेस्ट गलत हुए थे, जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं गांव-गांव में लोग परेशान हुए थे कोरोना से। तीसरी बात जो है, हमें अब एक चीज उम्मीद है नेहा जी की पार्टी से, नेहा जी के जरिए हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम जो उत्तर प्रदेश में एक फार्मूला दिया ना राजभर जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने, कि भाई 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री, तो वो वाला काम, उत्तर प्रदेश वाला काम ये शायद उत्तराखंड में नहीं करेंगे। 3 ही पर रह जाएंगे, वरना हो सकता है 3 महीने बाद नेहा जोशी जी को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको ये नहीं नजर आ रहा, ये वही पुष्कर
पुष्कर सिंह धामी हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ पूरे प्रदेश के युवाओं को जोड़ा था, विशाल रैली की थी। बेरोजगारी का आप मसला उठा रही है, वही पुष्कर सिंह धामी है जिस पर युवाओं ने उस वक्त भरोसा किया था। तो सीधा संदेश देने की कोशिश कि इस मसले का निपटारा अब धामी के साथ होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। कल तक ये रोजगार मांगने वाले लोग थे और जिन्होंने उत्तराखंड का भवन घेरा था, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज इनको उत्तराखंड में रोजगार देने वाले लोग बन गए हैं। जिस चीज को ये मांग रहे थे, अब इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वही सारी चीजें, वही अपना घोषणा पत्र याद करें, उठाएं, पढ़ें और जो इन्होंने उस समय वादे किए थे अपने नौजवान मित्रों से, वो सारे के सारे वादे अगले 6 महीने में ये पूरे करें। ये इनकी जिम्मेवारी है। नेहा जी, चेहरे बदल देने से किरदार नहीं बदला करते। जहां असल समस्या है वो जो सामंजस्य ना त्रिवेंद्र सिंह रावत बिठा पाए, ना तीरथ सिंह रावत बिठा पाए, और अब तीसरा चेहरा आ गया। और अब तो ये युवा है, वरिष्ठों की बात माननी पड़ेगी। पता चले बार बार दिल्ली से मदद की दरकार पड़ रही है, तो ये कैसे होगा फिर? आशा जी, सुरेंद्र राजपूत जी जिन आदरणीय हरीश रावत जी की बात कर रहे थे, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जब आदरणीय हरीश रावत जी ने 2017 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और बुरी तरह वो दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी के। कारण क्या था? पहली बार उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर डबल डिजिट में पहुंची थी आदरणीय हरीश रावत जी के समय पर। कोई कोरोना नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई पैंडेमिक नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार अपने इतने चरम पे था कि पहली बार डबल डिजिट में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तराखंड को मिला तो वो हरीश रावत जी की लेगेसी थी जो भारतीय जनता पार्टी को मिली। और मैं ये आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6.5% का इसमें इंप्रूवमेंट किया। अनफॉर्चुनेटली एक पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, कोरोना से हम जूझ रहे हैं और स्थिति अच्छी नहीं हुई है कोरोना की वजह से। लेकिन आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी भी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ी तो जाते जाते भी 20,000 सरकारी नौकरियों की सौगात हमारे युवाओं को देकर गए। तो भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से, हल्के फुल्के तरीके से नहीं, 57 संपर्क टूट गया है, लेकिन आपका सवाल सामने आ गया है। सुरेंद्र, जवाब दीजिए। मैं छोटी सी 2 बातें नेहा जी से कहना चाहता हूं। बहुत अच्छी बातें नेहा जी ने कही। लेकिन वो ये कह रही हैं, आपके सामने अभी आंकड़ा उन्होंने गिनवा दिया कि डबल डिजिट में जो बेरोजगारी दर गई थी 6.5%, उसमें हमने बेहतरी की। हाँ, वो अगर यही तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो झूठ है ना आशा जी। आज की डेट में देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं एनएसएसओ के कि आज 23.5% की बेरोजगारी दर है। कहां से आंकड़े इन्होंने ठीक कर दिया? नंबर 1। नंबर 2, नेहा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। नेहा जी आपको सम्मान रखना चाहिए थोड़ा सा। मतलब आप ऐसा ना कि अगर हम भी एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो आशा जी का शो खराब होगा। सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ, मैं आपको 2 बातें कहता हूं कि आज बेरोजगारी की दर 23.5% है। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो हमारे में तो मान लीजिए 10% थी, डबल डिजिट में आ गई थी, तो 23% है। एक दूसरी बात, अरे भाई 2 मिनट अब चुप रहिए। दूसरी बात जो ये है, इन्होंने कहा 20,000 नौकरियों की सौगात दी इन्होंने, तो अगर एक भी नौकरी कहीं लगी हो तो वो बताते। सारी की सारी नौकरी भाजपा की तरीके से अटकी पड़ी है, भटकी पड़ी है और लटकी पड़ी है। तो ये अटकाना, भटकाना और लटकाने का काम अगर प्रदेश के युवाओं को आप कहते हैं नौकरियां दी है, तो भाई ऐसा कह लीजिए, आप 2 करोड़ कह लीजिए, 2 करोड़ कह लीजिए। आप कह रही हैं 20,000 नौकरियों का सौगात देते गए तीरथ सिंह रावत है, लेकिन आप तो पेंडेमिक का भी जिक्र खुद ही आप कर रही हैं कि पेंडेमिक की वजह से जो बिगड़ी स्थिति, वो पेंडेमिक की, अभी पेंडेमिक खत्म थोड़ी हुआ है, तो वो 20,000 नौकरियां आप दे देंगे, उसका क्या भरोसा है? 20,000 नौकरियां बताएं तो। आशा जी आप 2 अलग अलग बातें हैं। आप देखिए कि ये जो कोरोना महामारी है, इसका असर खासकर जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर पूरे देश में पड़ा है। एक रियलिटी है। अगर कोई या राजनेता इस बात को नकारता है, कोई नकारता, मैं आपको लिस्ट भेज देती हूँ राजपूत जी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से शायद आप इतना परिचित नहीं है। मैं आपको जो अधिसूचना जारी हुई है, सरकारी अधिसूचना, कौन से विभाग में कितनी नौकरियां, मैं आपको भेज देती हूँ। उद्यान विभाग में कितनी लग रही है और सैनिक कल्याण में कितनी लग रही है और वित्त में कितनी लग रही है। आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक करके। सुरेंद्र जी, आपकी बात नेहा जी ने सुनी, अब नेहा जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद हमें प्रदीप जी का रुख करना है। मैं आपको जो अधिसूचना है सरकार की वो भेज देती हूँ, आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा कि कौन से विभाग में कौन सी नौकरी। लेकिन ये बता दूं कि सुरेंद्र राजपूत अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं चाहूंगी आप दोनों 1 मिनट शांत हो जाइए। मैं प्रदीप जी अब आपको जोड़ना चाहती हूँ। सब सवाल ये जो कुछ हो रहा है प्रदेश के भीतर,
वहां का युवा, वहां के लोग, ये नौकरियां किस प्रकार मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, या फिर पेंडेमिक को कैसे हैंडल कर पाए, महंगाई किस प्रकार है, वो रहेगा फोकस में? या ये हम जो देख रहे हैं कि 70 में 57 सीटें जीतने वाली पार्टी अगर स्थायित्व नहीं दे पा रही है, अगर 3-3 चेहरे बदलने पड़ रहे हैं, तो क्या ये ठीक 6 महीने 7-8 महीने पहले बीजेपी के लिए एक बहुत गलत संदेश नहीं जाता? अब युवा को ले आकर के क्या अचानक इतना बड़ा बदलाव कर लेगी बीजेपी? नुकसान ज्यादा होगा या फिर भरपाई उसकी हो जाएगी? इतना वक्त है। नहीं, देखिए 4 साल में 3 चेहरे बदलने का नुकसान तो होगा, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। जिस तरह से बदले गए हैं मुख्यमंत्री, और खास तौर से इतने बड़े बहुमत के बाद, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन जो मतदाता है उसके ध्यान में वोट देते समय सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो पार्टी ने वादे किए थे चुनाव के समय, उसमें से कितना पूरा किया और कितना पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश की। मान लीजिए पूरा नहीं कर पाए, अगर ईमानदारी से कोशिश की तब भी मतदाता इस बात का ध्यान रखता है। और दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी को अब वो इस लिहाज से या इस नजर से देखता है कि इनसे बेहतर कांग्रेस पार्टी कर सकती है? उसका जो फैसला होगा उसके आधार पर चुनाव का नतीजा आएगा। तो ईमानदारी के पैमाने पर बीजेपी कहां खड़ी नजर आती है सर? उस ईमानदारी के पैमाने पर जिसका अभी अभी आपने जिक्र किया कि क्या कोशिश की उस ईमानदारी से? नहीं, देखिए आशा जी, ये हमारे आपके या सुरेंद्र जी के या नेहा जी के कहने से नहीं होगा। मतदाता का परसेप्शन क्या है, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में जो परसेप्शन है वो निर्णय तय करता है। तो लोगों को अगर लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लग रहा है, अगर लगता है तो नतीजा पक्ष में आएगा, अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर नतीजा उनके खिलाफ आएगा। ये बड़ी बात आपने कही। सुरेंद्र जी उंगली उठा रहे थे। सुरेंद्र जी बताइए, ये जो कुछ चल रहा है आपके लिए कलह फायदे का सौदा बनेगा या फिर वाकई आपके लिए भी ये सिर्फ उंगली उठा देने से काम नहीं चलेगा? जवाबदेही और आप किस वादे के साथ जाते हैं, मुख्य मुद्दा वो रहेगा। मैं पूरी तरीके से आशा जी आपसे और प्रदीप जी से सहमत हूं। प्रदीप जी वरिष्ठ हैं, कई बार मैं असहमत होता हूं इनसे। मैं आपको 2 बातें बड़ी साफ कहता हूं। नंबर 1, अगर इन लोगों ने वादे कोई पूरे करने की कोशिश की होगी तो निश्चित तौर पर इनको मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती। आज तो ये ओम प्रकाश राजभर के फार्मूले पर चल रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, 2 बाकी है। हो सकता है अगली मुख्यमंत्री नेहा जोशी जी हो, हम तो शुभकामनाएं इनको भी देंगे, कम से कम हमारे साथ बैठी हुई है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, अगर इन्होंने वादे पूरे किए होते तो इनको इस तरीके से मुख्यमंत्री क्यों बदलने की जरूरत पड़ती? मैं उनसे पूछ लेती हूं, लेकिन पहले ये बताइए, जो नेहा जी कह रही थी कि डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पहुंच गया आपकी सरकार में, हरीश रावत की सरकार में, उसका क्या जवाब देंगे इस बार जब आप जनता के पास जाएंगे? उदाहरण क्या पेश करेंगे? मैं आपसे बताता हूं पूरी तरीके से। मैंने कहा ना कि हमने हरीश रावत जी के समय में 32,000 नौकरियां दी थी और इन लोगों ने इतनी हाई होप दे दी थी उत्तराखंड के वासियों को, वो उस भ्रम में आए। तो आज उनको पता चल गया है कि हरीश रावत ने कम से कम 32,000 नौकरियां तो दी थी, ये लोग तो 320 नौकरियां नहीं दे पाए हैं, न कुमाऊं को न गढ़वाल को। अब इन्होंने एक नया क्षेत्र पैदा कर दिया, देसी पहाड़ी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। आज उसी मैदान वाले एरिया से एक मुख्यमंत्री को बना करके इन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि गढ़वाल वाले भी किनारे हो और कुमाऊं वाले भी किनारे हो, हम तो खटीमा वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम अफवाही गैंग हैं और गुमराही गैंग है। ये अफवाही गैंग और गुमराही गैंग वाले सिर्फ गुमराह करते हैं। उत्तराखंड का नौजवान समझ चुका है, वो उचित जवाब देगा। ठीक है, नेहा जी आंकड़ा बताइए, कितनी नौकरियां दी? आशा जी, सबसे पहले तो जो अभी ये रीजनलिज्म की बात करी ना सुरेंद्र राजपूत जी ने, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठाकुर, ब्राह्मण, और अब ये नया लेके आए हैं कुछ शिगुफा यहाँ पर मैदानी पहाड़ी। यही कारण था कि कांग्रेस आज अस्तित्व ढूंढ रही है अपना उत्तराखंड में। आज चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते हुए आपको ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति। आज पुष्कर सिंह धामी सीमांत क्षेत्र से विधायक हैं, वो उत्तराखंड के बेटे हैं, आज उनको इन्होंने मैदानी बता दिया। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस वो विधायक कहां के हैं? इसको निकाला, इनको नकारा। नेहा जोशी जी विधायक कहां से हैं? वो जी कभी विधायक खटीमा से हैं? जी कभी
विधायक खटीमा से है। आइडिया है आपको उत्तराखंड का? उत्तराखंड आइए, स्वागत करेंगे हम आपका। थोड़ा समझिए उत्तराखंड के हमारा तो बचपन और ये गुजरा है डिवाइड करने उत्तराखंड की में। कोशिश ना कीजिए। मैदानी हमारा तो बचपन गुजरा है नेहा जोशी जी, कहाँ का विधायक है? सुरेंद्र जी, वो कहीं से भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अगले 6 महीने क्या दर्शाते हैं प्रदेश की जनता को, फर्क तो इससे पड़ेगा। कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को बताने की कि देखिए कैसे मैदान और पहाड़ को साधा गया है, किसको छोड़ा गया है और किसको साथ लिया गया, ये बताने की क्यों जरूरत पड़ती है? वो कहां से आते हैं? महत्वपूर्ण ये है, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने में पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो उसे कितना पूरा कर पाते हैं और विश्वास कितना जनता का हासिल कर पाते हैं। मुश्किल जरूर है ये डगर, लेकिन धामी को ही तय करना है कि इस पर कितने सुगमता से वो आगे बढ़ेंगे। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जोशी, सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।